क्या देख रहे हो? यही वह चीज है जो एक रूसी ड्रोन ऑपरेटर युद्ध के मैदान में देखता है। इस पिक्सेलेटेड स्क्रीन के जरिए वह अपना अगला हमला तैयार करता है। वहां वह सचमुच शिकार कर रहा है। जॉयस्टिक की हर हरकत, कैमरे की हर एडजस्टमेंट ठंडे दिमाग से की जाती है। इसी दौरान नीचे एक वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सैनिक वहां हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। ऑपरेटर के लिए वे सिर्फ स्क्रीन पर बिंदु हैं, समाप्त किए जाने वाले लक्ष्य हैं। एक क्लिक और उनके लिए सब कुछ खत्म हो सकता है। कमाल है, कमाल है। लेकिन सौभाग्य से इस बार यूक्रेनियन बच गए। यह थी पोक्रोव्स्क में क्रूर हकीकत, एक शहर जो यूक्रेन में युद्ध का केंद्र बन गया। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ अविश्वसनीय हुआ। पोक्रोव्स्क आजाद हो गया। रूस ने सब कुछ पूरी तरह से खो दिया। यह वह सुर्खी थी जो अगस्त 2025 में पूरी दुनिया में फैली थी। इस बीच पुतिन ट्रंप के साथ पुतिन के साथ अलास्का में बैठे थे, यूक्रेन के भविष्य पर बातचीत कर रहे थे। और पोक्रोव्स्क में वास्तव में क्या हुआ, इसकी सच्चाई आपको चौंका देगी, क्योंकि यह पूरी तरह से जीत नहीं थी। यह आधुनिक युद्ध की सबसे खतरनाक और जटिल लड़ाइयों में से एक थी, जहां पहली बार सशस्त्र रोबोटों ने शहरी युद्ध में हिस्सा लिया। और मैं आपको अगले कुछ मिनटों में इसका कारण दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन यह लड़ाई यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। कारण यह है कि पोक्रोव्स्क सिर्फ यूक्रेन के नक्शे पर एक और शहर नहीं है। यह शहर वही है जिसे सैन्य लोग रणनीतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। यह यूक्रेन की पूर्वी मोर्चे पर मुख्य लॉजिस्टिक धमनी है। हथियार, गोला बारूद, आपूर्ति और मदद इस शहर के जरिए चासिवयार, कोस्त्यान्तिनिवका और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंचती हैं। अगर पोक्रोव्स्क न हो तो ये रक्षा पंक्तियां बहुत जल्दी ढह जाएंगी और रूस के सामने डोमिनोज की तरह गिर जाएंगी। पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने का मतलब है दोनेत्स्क क्षेत्र के 70% हिस्से पर नियंत्रण, और यह क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क में यूक्रेनी सेना के आखिरी किलों पर हमला करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। लेकिन वहां इससे भी ज्यादा रणनीतिक कुछ है। शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर यूक्रेन की एकमात्र खान है जो धातुकर्म कोयला पैदा करती है, और यह सामग्री देश के इस्पात उद्योग के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई नजदीक आ रही थी, खान का संचालन इस साल जनवरी में रोक दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह यूक्रेन की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। अब यह जो रूसी हमला हुआ है, उसका समय कोई संयोग नहीं था। पुतिन ने हमलों को तेज करने का आदेश ठीक उसी समय दिया जब ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन होने वाला था, जो 15 अगस्त को अलास्का में तय किया गया था। उद्देश्य साफ था, वह जमीन पर हालात बनाकर अपनी स्थिति को बातचीत की मेज पर मजबूत करना चाहता था। जैसा कि खुद जेलेंस्की ने स्वीकार किया, रूस मीडिया का ध्यान आकर्षित करना और मुलाकात से पहले अपनी ताकत दिखाना चाहता था। यह आधुनिक युद्ध की क्रूर सच्चाई है। गांवों पर कब्जा सिर्फ उनके सैन्य और रणनीतिक महत्व के लिए नहीं किया जा रहा है,
बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे दर्शकों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो सुर्खियां नहीं बताती। 22 जुलाई 2025 को रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी मोर्चों को तोड़ दिया और ज्विरोव की दिशा से पोक्रोव्स्क की सीमाओं में प्रवेश कर लिया। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में हमला तेज हो गया। रूसियों ने प्रोरिस और सेरहिवका पर कब्जा कर लिया और पोक्रोव्स्क से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर पहुंच गए। लेकिन 8 से 11 अगस्त के बीच असली खतरा शुरू हुआ। पोक्रोव्स्क के उत्तर में एक बड़ा रूसी हमला अचानक हुआ। रूसी सेनाओं ने नोवोकात्स्क, टॉल्स्टोई, रजिन, सुकत्स्क और फेदोरिवका पर कब्जा कर लिया। 11 और 12 अगस्त के बीच यह टूट तेजी से बढ़ गई। रूसी तोड़फोड़ और टोही समूह यूक्रेनी लाइनों में 15 से 17 किलोमीटर तक घुस गए। कम से कम 9 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और महत्वपूर्ण T-515 राजमार्ग को खतरे में डाल दिया। स्थिति को अराजक बताया गया और इस बढ़त को हासिल करने के लिए रूस ने पारंपरिक बख्तरबंद हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने वही अपनाया जिसे यूक्रेनी कमांडर सिरस्की ने पूर्ण घुसपैठ कहा। छोटे पैदल सेना समूह यूक्रेनी लाइनों में कमजोर सुरक्षा वाली जगह खोजते थे। ये समूह सीधे टकराव से बचते थे, गहराई तक घुसपैठ करते थे, तहखानों और जंगलों में ठिकाने बनाते थे और फिर मदद का इंतजार करते थे। अराजकता बहुत जल्दी फैल गई, जिससे यूक्रेनी इकाइयों को घेराबंदी से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह रणनीति रूसियों द्वारा ड्रोन की नई रणनीति अपनाने से संभव हुई। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन टीमों पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और टोही ड्रोन से हमला किया। इसके बाद उन्होंने उन सड़कों पर सप्लाई ट्रकों पर हमला करना शुरू किया जो युद्ध के मोर्चे तक जाती थी। पूरे इस ऑपरेशन के दौरान पोक्रोव्स्क के ऊपर का आसमान दोनों पक्षों के ड्रोन से भरा हुआ था। सिर्फ जुलाई 2025 में ही रूस ने 6200 कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने विशेष ड्रोन से जवाब दिया जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े थे, जिन्हें रूसी बाधित नहीं कर सकते थे। उन्होंने कम लागत वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके वास्तव में युद्ध के मैदान में हवाई निषेध लागू कर दी। उन्होंने यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति की स्थितियों को अलग थलग कर दिया। जवाब तुरंत आ गया। 12 अगस्त को यूक्रेन ने अपनी विशेष इकाइयां भेजी, हाल ही में गठित 1वां अजोव कोर नेशनल गार्ड का और प्रसिद्ध 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड कोलोडेनियर। इन विशेष बलों को भेजना यह दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और यूक्रेनी जवाबी हमला ने एक काफी सरल 2 चरणों वाली रणनीति अपनाई, जिसे खोज और हमला कहा जाता है। पहले चरण में टोही इकाइयां हवाई और जमीनी ड्रोन का उपयोग करके उन रूसी घुसपैठी समूहों का पता लगाती थीं जो इमारतों, जंगलों और खाइयों में छिपे हुए थे। दूसरे चरण में हमला किया जाता था। एक बार पहचान हो जाने के बाद उन पर समन्वित तोपखाने, ड्रोन और पैदल सेना के हमले समूहों द्वारा हमला किया जाता था। 4 से 16 अगस्त के बीच यूक्रेनी अभियान ने रूसी रुबिजनी, नोवोवोडियाने, पेत्रोवका, वेजेली और जोलोती कोलोडियास को साफ कर वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणाम रूसियों के लिए विनाशकारी रहा। इन गांवों को फिर से जीतकर यूक्रेनियों ने सबसे आगे बढ़े रूसी समूहों की आपूर्ति और मदद काट दी। और तभी ऐसा हुआ। 15 अगस्त को 7वें एयर असॉल्ट कोर ने घोषणा की कि पोक्रोव्स्क रूसी घुसपैठियों से मुक्त है। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि यूक्रेन नई चुनौतियों के अनुसार जल्दी ढल सकता है। जब रूसियों ने अपनी रणनीति को घुसपैठ की ओर बदला, तो यूक्रेनियों ने कुछ ही दिनों में उसके बराबर की प्रतिक्रिया विकसित कर ली। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार 4 से 16 अगस्त के बीच रूसी नुकसान बहुत ज्यादा थे। अनुमान है कि 910 लोग मारे गए, 335 घायल हुए, 37 कैदी बने, कुल 1282 हताहत हुए।
खोए गए उपकरणों में 8 टैंक, 6 बख्तरबंद वाहन, 18 तोपें, 103 वाहन और 91 ड्रोन शामिल हैं। लेकिन यहां से कहानी वाकई में दिलचस्प हो जाती है। सबसे क्रांतिकारी पहलू यह था कि 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने ब्यूस्की और वेस्ले की सफाई के दौरान सशस्त्र मानव रहित जमीनी वाहनों का इस्तेमाल किया। यह सशस्त्र रोबोटों के हमले की कार्रवाई में दर्ज की गई पहली घटनाओं में से एक थी। इसमें इस्तेमाल किए गए सिस्टमों में LIUT शामिल है, जो 7.62 मिमी PKT मशीन गन से लैस है, और TMI भी शामिल है। यह एक मॉड्यूलर ट्रैक प्लेटफॉर्म है जिसकी क्षमता 300 किलोग्राम है, जिसे भारी मशीन गन या ग्रेनेड लॉन्चर से लैस किया जा सकता है। ऑपरेशन के वीडियो में रोबोटों को सड़कों पर चलते और रिहायशी आंगनों में प्रवेश करते हुए दिखाया गया। वे रूसी ठिकानों पर गोलीबारी कर रहे थे ताकि दुश्मनों को छुपाए रखा जा सके, जबकि यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। यह सिर्फ एक सामरिक नवाचार नहीं है, यह एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। समस्या सीधी है, यूक्रेन के पास सभी ठिकानों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। दूसरी ओर रूस ने इसका फायदा उठाया है। उसने कई छोटे छोटे पैदल सेना के समूह भेजे हैं। आखिरकार उनके पास ज्यादा लोग हैं। यूक्रेन की प्रतिक्रिया तकनीक पर दांव लगाना था। हम खास तौर पर इन हथियारबंद रोबोट्स की बात कर रहे हैं। ये सैनिकों का काम बिना किसी की जान जोखिम में डाले कर सकते हैं। यह रूसी संख्या बनाम यूक्रेनी तकनीक की दौड़ है। अब जब आप पूरे संदर्भ को देखते हैं तो आप समझते हैं कि यह जीत सुर्खियों में दिखाए जाने से भी ज्यादा प्रभावशाली क्यों थी। 8 से 12 अगस्त के बीच रूस ने महीनों में अपनी सबसे गहरी घुसपैठ की, लगभग 17 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हुए। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। इसी संदर्भ में यूक्रेन ने एक आदर्श जवाबी हमला किया। रूसी घुसपैठियों से गांवों को साफ किया और शहर में घुसी सभी इकाइयों को खत्म कर दिया। सिर्फ 12 दिनों में उसने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित किया, अपनी सबसे बेहतरीन इकाइयां लाई और एक ऐसी कार्रवाई की जिसने न सिर्फ रूसी बढ़त को रोका बल्कि उसे पूरी तरह पलट दिया। यह लड़ाई 21वीं सदी में युद्ध के बदलते स्वरूप की एक चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करती है। यह लड़ाई टैंकों के बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे समूहों के घुसपैठ करने से तय हुई थी। हजारों ड्रोन उड़ रहे थे, जमीन पर रोबोट इंसानी सैनिकों संग गोलीबारी कर रहे थे, और लगातार तकनीकी अनुकूलन। पोक्रोव्स्क को रूसी घुसपैठियों से मुक्त कराया गया और यह ऑपरेशन आधुनिक घुसपैठ की रणनीतियों से लड़ने का एक मॉडल बन गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में तेज अनुकूलन क्षमता और तकनीकी नवाचार उतने ही निर्णायक हो सकते हैं जितनी की कच्ची ताकत। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? पहली बार युद्ध में सशस्त्र रोबोटों का इस्तेमाल, या यह जानना कि कैसे कुल जीत की एक हेडलाइन एक बहुत ही जटिल सच्चाई को छुपा सकती है? कमेंट्स में बताओ। अगर आपको हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई जानना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह और लोग समझ सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।